चलो अपन शुरू करते हैं 16th ग्रुप। 16th ग्रुप में सबसे पहले जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। यहां तक कोई डाउट किसी को? 16th ग्रुप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। 16th ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम चैल्कोजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? चैल्कोजन। चैल्कोजन फैमिली पूछी जाए तो कौन सी होती है? 16। पिनेकोजेंस, आप अगर स्पेलिंग बोलेंगे तो आपको पिनेकोजेंस आएगा, लेकिन पीनेको में पी साइलेंट रहता है, इसे निकोजेंस बोलते हैं। 15th ग्रुप को, 15th को क्या बोलते हैं? निकोजन। और उधर जो आएगी अभी हेलोजन। और 18th ग्रुप जो आएगी उसको कहते हैं नोबल गैस, इनर्ट गैस फैमिली, नोबल गैसेस फैमिली। ठीक है, इधर आपके कार्बन फैमिली कहते हैं और उसको बोरोन फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो चैल्कोजन जो है वो क्यों कहते हैं? अगर ये सवाल पूछा जाएगा आपसे कि 16th ग्रुप को चैल्कोजन क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ओर फॉर्मिंग फैमिली होती है। यानी नेचर में जो सबसे ज्यादा ओर पाए जाएंगे वो इनके पाए जाएंगे। आप देखो, जब भी आप ओर की बात करेंगे तो ओर के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्साइड ओर होंगे, सल्फाइड ओर होंगे। ठीक है, ऑक्साइड में भी कुछ ऑक्सी सॉल्ट्स वाले होंगे, लाइक कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, नाइट्रेट। तो वो कहीं ना कहीं उस एलिमेंट आएंगे ये वाले जब ओर फॉर्म हो रहा होगा। इसलिए मैक्सिमम ओर जो होते हैं वो इन्हीं के पाए जाते हैं, इसलिए इसे ओर फॉर्मिंग फैमिली कहा जाता है, चैल्कोजन्स कहा जाता है। पहला सवाल। दूसरा, सबसे ज्यादा अगर अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा एलिमेंट तो वो कौन होगा? आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला एलिमेंट होता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट ये 46.6%, ठीक है, ये 7 या 46.7 ऐसे पॉइंट के आगे मत सोचना। ठीक है, 46.7 या 46.6% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में बाय मास। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें एयर में, तो एयर के अंदर ये करीब करीब जो है वो 20.946, क्लियर, इतना परसेंट पाया जाता है बाय वॉल्यूम। क्या बोला, जल्दी बताओ? क्या? बाय वॉल्यूम। ये तो बाय मास अर्थ क्रस्ट में मिलेगा और ये बाय वॉल्यूम एयर के अंदर मिलेगा। तो मैक्सिमम हाईएस्ट एलिमेंट अगर कोई है अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला तो वो होगा ऑक्सीजन। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्यूमिनियम पाया जाता है, फिर आयरन पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन अगर अर्थ क्रस्ट में किसी एलिमेंट की पाई जाती है वो कौन है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। क्लियर सबको? अब अगर मैं बात करूं आगे, क्या कि सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, आ जाएगा आंसर। और इसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछो, सबसे ज्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, तो वो है एल्यूमिनियम। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, सवाल को पढ़ते समय एलिमेंट याद रखना। ऑक्सीजन होगा, मेटल लिखा हो तो फिर एल्यूमिनियम होगा, मेटल लिखा हो तो कौन सा, क्या लिखा हो? मेटल। क्या बे? मेटल। तो सवाल को पढ़ते समय ध्यान रखेंगे आप। ठीक, अब इसके बाद अगर अपन बात करते हैं आगे की, तो वो आगे की बात क्या है कि इनकी प्रेजेंस तो हो गई। प्रेजेंस होने के बाद जो है वो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। चलो बताओ, तो नीचे आने पर जो साइज होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल है। ठीक, सेकंड अगर आपसे पूछा जाए आयनाइजेशन एनर्जी, तो सिंपल है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? नीचे आने पर बढ़ेगी। हाँ या ना? गलत ना, ना गलत है, जागो। ये आएगा बे, डिक्रीज होती है। क्या बोला? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या बोलूं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ? ठीक, इसका ऑर्डर ये आएगा कि ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर ज्यादा होता है, इसमें भी सल्फर ज्यादा होता है, और नीचे आने पर क्या होगा? ये और ये बढ़ेगी। और अगर ऑर्डर फाइनली पूछा जाए तो सबसे ज्यादा क्या होगा? नीचे आने पर फिर से गड़बड़, बढ़ती की घटती है? घटेगी। तो सबसे ज्यादा कौन होगी? सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम और फिर ऑक्सीजन। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप में सबसे कम होती है। ये बहुत गड़बड़ आ जाती है और हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ढंग से याद रखेंगे। क्या? ये सल्फर
और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की दोबारा से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप में सबसे कम होती है। तो आपसे सवाल पूछेगा 16th ग्रुप में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम पाई जाती है? तो आंसर टिक करेंगे ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, क्यों होती है ये बात हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, ये देखो क्यों क्यों आ गए होंगे, कहीं होंगे। हाँ, ये आएगा पीरियोडिक टेबल में, बता देंगे इसको। वैसे मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं रिवीजन के लिए ताकि आपको याद हो। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये होता है सेकंड पीरियड, बोरोन, एल्यूमिनियम, सॉरी, जनरली हमें ये पढ़ाया जाता है कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होती है, एफिनिटी कम होती है, क्योंकि साइज बढ़ जाते हैं। साइज बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। साइज अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। दोबारा बोलना, साइज अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। फील ही नहीं आ रही यार। लेकिन जब यहां से यहां जाते तो होता क्या है, ध्यान से सुनना। ऐसे बता देता हूं, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो जब आप बनाएंगे बॉन्ड तो इसमें आपके पास क्या होता है, टोटल अगर देखेंगे तो 6 होते हैं, इसके पास 5 होते हैं। नॉर्मली अगर आप देखो तो यहां पर ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन है 7। ठीक है, कितने हैं? 7। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड होता है तो उस समय एनर्जी जो रिलीज होती है उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जब यहां पर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो फ्लोरीन का साइज होता है छोटा। फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने की वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो इन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से रिपल्शन फील करता है। अगर वो रिपल्शन फील करेगा तो आने में, ऐड होने में उसको मुश्किल होगी। ऐड होने में मुश्किल होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है? कम। यहां नीचे आओगे, साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर कम हो गई तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आसानी से ऐड हो जाएगा। अगर वो आसानी से ऐड हो गया इसके अंदर तो आप सोचो क्या हुआ। अगर वो आसानी से ऐड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा है, एफिनिटी ज्यादा है, क्योंकि आसानी से ऐड हो रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा है। यहां पर आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन अगर ऐड आसानी से नहीं होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम है। क्लियर सबको? तो यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी, जैसे मैं अगर कहूं कि F और Cl, इन दोनों में किसकी ज्यादा, तो आप बोलेंगे Cl की ज्यादा F से। इसी तरह से मैं बोलूं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसकी ज्यादा, तो आप बोलेंगे फास्फोरस की ज्यादा। ठीक है। और अगर मैं बोलूं यहां पर कि सल्फर और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा, तो सल्फर की ज्यादा। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि जो सेकंड पीरियड होता है, सेकंड पीरियड एलिमेंट जितने भी होंगे उन सब की थर्ड पीरियड वालों से क्या होगी, सेकंड पीरियड एलिमेंट जो होंगे उनकी थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट जो होंगे उनसे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम। क्या होगी? कम। हाँ या ना? क्लियर? तो जितने भी होंगे, अब ये ऑक्सीजन सबसे पीछे क्यों आया, ये तो वैल्यू से पता चला, क्योंकि वैल्यू सबसे कम आ जाती है इसलिए ऑक्सीजन सबसे पीछे रखा जाता है। हमने सिर्फ इतना समझा कि सेकंड पीरियड वालों की थर्ड पीरियड वालों से कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्लियर सबको यहां तक? ये वाला डाउट भी खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप सबको पता है क्या होगी, नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? कम। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? कम। ठीक है। इसका मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा यहाँ पर 16th ग्रुप में? ऑक्सीजन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा जल्दी बताओ? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा जल्दी बताओ? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। क्लियर सबको? अब अगर हम यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन के बाद, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा, तो ये नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं।
क्लियर सबको? सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा? पोलोनियम। क्लियर? हाँ तो बोल दो। तो मेटेलिक कैरेक्टर भी आ गया। इसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम और टेलुरियम। यानी कि अगर मैं देखूं तो नीचे आने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, है ना? और अगर मैं देखूं आपसे क्या कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं और एक जगह वेरिएशन आ रहा है बस, टेलुरियम और पोलोनियम में, तो आपसे सवाल पूछेगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, बताओ। चलो सोचो फटाफट कि ऐसा क्यों हो रहा है, बताओ फटाफट। मैं बताता हूं, चलो छोड़ो। एक्चुअली मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो इनका मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है ना, उससे आंसर निकलता है। अब आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि होता क्या है कि ये सब आपके नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रही है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है इनका लेटिस जो होता है। उस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जो टेलुरियम है उसकी जो है वो चेन लाइक अरेंजमेंट्स होता है। हेक्सागोनल अरेंजमेंट में चेन लाइक अरेंजमेंट होता है और उन चेन के बीच में भी अट्रैक्शन आता है। तो उस चेन के बीच में भी अट्रैक्शन आने की वजह से इसको मेल्ट करने के लिए या बॉईल करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है पोलोनियम से। दोबारा से बोल रहा हूं कि इन सब की हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, पर टेलुरियम में बस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, चेन लाइक अरेंजमेंट होता है उसका। मॉलिक्यूल्स ऐसे चेन लाइक अरेंजमेंट में रहेंगे, तो चेन लाइक अरेंजमेंट में रहेंगे और इन चेन के बीच में भी अट्रैक्शन आ जाता है, और उस चेन के बीच में भी अट्रैक्शन आने से आपको इस अट्रैक्शन को भी ब्रेक करना पड़ता है। यानी कि एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन आ गया, उसे भी ब्रेक करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये आएगा। तो ये आपका जो है वो क्या क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, गेन एंथैल्पी हो गया, आया ना? ठीक। अब इनकी एलिमेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं, या स्टेट एलिमेंट जो है उनकी बात कर ले। तो जैसे ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन जो होता है वो O2 की फॉर्म में पाया जाता है। एलिमेंटल स्टेट की बात करें तो O2 जो होता है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा, जल्दी बताओ? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या है ये? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। बताओ क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो 2p पाई क्या होता है, 2p पाई बॉन्डिंग बना लेता है। ऑक्सीजन क्या करता है, जल्दी बताओ? 2p पाई बॉन्डिंग बना सकता है क्योंकि साइज छोटा होता है। हमने पढ़ा भी था कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेता है आपस में क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। 2p पाई बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से O2 पाया जाता है। अब ये जो O2 पाया जाता है, इस O2 के अंदर दूसरे O2 मॉलिक्यूल के बीच में वीक वॉन्डरवाल फोर्स होते हैं, इसलिए ये गैस होता है। क्या होता है ये? गैस। तो O2 कैसा होगा? गैस की फॉर्म में होगा, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहेगा? 2। यानी कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी बोलेंगे तो कितनी आएगी? 2। लेकिन अगर हम बात करें हैवियर एलिमेंट्स लाइक सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनकी बात करने पर फिर से वही बात आती है कि ये पाई बॉन्ड तो बना नहीं सकते, इसीलिए हम बोलते हैं कि S डबल बॉन्ड S सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन S2 वेपर पाया जाता है, ये अपन ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू एमओटी, अकॉर्डिंग टू एमओटी, याद आया? S2 वेपर पाया जाता है। तो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता सल्फर, इसलिए पाई बॉन्ड अपनी जो है वो वैलेंसी को सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाइड करता है, और सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाइड करके ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कुछ याद आ रहा हो तो बताना। ये तो एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाने की वजह से वो S8 में पाया जाता है। सेलेनियम भी S8 में पाया जाता है। तो यानी अगर इनकी सल्फर की एटॉमिसिटी पूछी जाए तो कितनी है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। सल्फर की एटॉमिसिटी होगी 8, सेलेनियम की भी 8, जबकि उसकी बात करेंगे ऑक्सीजन की तो कितनी होगी? 2, और इन दोनों की बात करें तो एलिमेंटल फॉर्म में ही है। ठीक है, हाँ या ना? तो ये आपने इनका क्या पढ़ा? एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट के बाद आता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, और कैटेनेशन प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो
मैंने एक बार पहले भी बताया था, मैं फिर बता देता हूं कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/साइज और 1 अपॉन लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, लेकिन ये लोन पेयर रिपल्शन सिर्फ सेकेंड पीरियड वालों पर ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो जब मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा और सल्फर की बात करूंगा तो आप देख सकते हो कि क्या होगा। ऑक्सीजन और सल्फर की बात करने पर मेरे पास यहां पर लोन पेयर आएगा कि नहीं आएगा, और अगर मेरे पास यहां लोन पेयर आएगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ। लोन पेयर अगर आएगा तो लोन पेयर रिपल्शन होगा, और सेकंड पीरियड वालों पर लोन पेयर रिपल्शन लगेगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी घटेगी, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी क्या होगी, घटेगी। इसलिए ऑक्सीजन की कैटेनेशन और सल्फर की कैटेनेशन में देखो सबसे ज्यादा किसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, सल्फर की, और यही रीजन है कि सल्फर S8 बना रहा है और ऑक्सीजन नहीं बना पा रहा है। ऑक्सीजन किस में पाया जा रहा है, सिर्फ O2 में। क्लियर सबको, आया ना? तो क्या बोला मैंने, जल्दी बताओ, कैटेनेशन सल्फर की ज्यादा या ऑक्सीजन की? तो आंसर है सल्फर की ज्यादा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कैटेनेशन सल्फर की पाई जाती है पूरे ग्रुप में। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन सिर्फ देखो आप ये वाले कैटेनेशन शो कर रहा है जनरली H2O2 में, जबकि सल्फर की बात करें तो सल्फर H2S2 भी बनाता है, H2S3 भी बनाता है, H2S4 भी बनाता है, H2S5 भी बनाता है, H2S6 भी बनाता है। और आप सबको पता है कि वो पॉलीसल्फाइड्स कहलाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, अगर याद हो तो याद करो, पॉलीसल्फाइड्स। तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी अगर पूछी जाए 16th ग्रुप में किसकी सबसे ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सल्फर की कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, और डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने पी ब्लॉक के फर्स्ट लेक्चर में दिया था। अगर आप चाहते हैं कैटेनेशन पढ़ना तो फर्स्ट लेक्चर जहां लिखा है पी ब्लॉक वो जाके पढ़िए, उसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन पूरी की थी सारी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो जनरली जो है वो इनकी स्टेट्स की बात करें अगर अपन, तो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल होती है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये दोनों तो कैसी हैं, नॉन मेटल है। ये आपका कैसी होती है, मेटलॉइड, और ये कैसा होता है, मेटेलिक कैरेक्टर। क्लियर? तो अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन जो है और सल्फर जो है वो कैसी होती हैं, तो आप बोल देंगे फटाक से नॉन मेटल्स होती हैं। अगर आपसे पूछे कि सेल और टेलुरियम कैसी होती है, तो आप बोल देंगे मेटलॉइड, और नीचे आने पर ये कैसा होता है, बोलो, पोलोनियम, मेटेलिक। अब अगर हम बात करें तो पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसका मतलब जो है इसका, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसका मतलब जो है इसका लाइफ बहुत कम होता है, शॉर्ट लाइफ स्पीशीज हुई ना ये एक तरह से, आया ना, बोलो हाँ। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर भी क्या है, ऑक्सीजन में जैसे 16, 17, 18 ये आइसोटॉप्स पाए जाते हैं इसके, जिसमें से ये 18 वाला जो होता है वो भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है। ठीक है, आया ना, बोलो। तो ये आपका इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर पूछेगा तो बता देंगे अपन। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इन ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो जो ऑक्सीजन होगा वो -2 शो करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -2। तो यानी इस ग्रुप में ऑक्सीजन जो होगी वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी, लेकिन नीचे आने पर आप देखो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि पोलोनियम कैसा हो गया, मेटल। मेटल -2 नहीं रखना चाहेगा, क्यों, क्योंकि एक तो मेटेलिक कैरेक्टर आ रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर तो वो होता है जो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। दूसरा, नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो वो खींचेगा भी नहीं तो क्या होगा, खींचेगा भी नहीं तो मेटेलिक कैरेक्टर है, इसलिए माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो -2 जनरली ऑक्सीजन शो करता है। ठीक है, और इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो +2 भी शो करता है, +1 भी शो करता है, और -1 भी शो करता है। जैसे +2 की बात करें
तो OF2 अगर आएगा तो उसमें ये प्लस आएगा। अगर +1 की बात करें तो O2F2 आएगा, उसके अंदर ये प्लस आएगा। और अगर -1 की बात करें तो पेरोक्साइड लिंकेज आएगी, उसमें ये -1 आएगा। देखो इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये F ने अपनी ओर 1 इलेक्ट्रॉन खींचा, 1 प्लस, इधर से भी 1 इलेक्ट्रॉन खींचा, 1 प्लस, टोटल ऑक्सीजन पर कितना प्लस आया? 2 प्लस। यहां देखो, यहां 1 इलेक्ट्रॉन खींचा प्लस, यहां भी F ने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचा प्लस, और यहां आपका ऑक्सीजन ने 1 खींचा -1। लेकिन इन दोनों में सेम एटम है इसलिए कोई चार्ज नहीं प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये वाला ऑक्सीजन भी यहां से हाइड्रोजन से खींचेगा तो यहां भी -1। तो अगर आप इस तरह से ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये +2 है, ये +1 है और ये -1 है। तो यानी ऑक्सीजन -2 के अलावा और कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? +1 भी शो कर सकता है, +2 भी शो कर सकता है, लेकिन +1 और +2 मात्र फ्लोरीन के साथ कर सकता है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ फ्लोरीन अकेला ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। यानी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है वो सिर्फ फ्लोरीन में ही आएगी। इसीलिए -1 और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही पाई जाएगी। क्लियर? और ये -1 आपका पेरोक्सी लिंकेज के अंदर आ गई है, पेरोक्साइड H2O2। आया ना? अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि सो गए? जरा बताओ कमेंट डाल के फटाफट, जल्दी। समझ में आया यहां तक? जल्दी बोलो, कमेंट डालो फटाफट, यस सर, नो सर, कुछ पता ही नहीं चल रहा, जल्दी। हाँ, अब बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो +4, +6 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ठीक है, तो +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बाकी एलिमेंट शो करते हैं। और +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे आने पर ज्यादा शो होने की टेंडेंसी रहती है ग्रुप में। मैक्सिमम कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट? ये +4, +6। लेकिन +4 और +6 में भी अगर आप कंपेयर करें तो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे आने पर ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि हमने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि इनर्ट पेयर इफेक्ट भी कुछ होता है, उससे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है देन हायर। और सल्फर की जो या ऑक्सीजन की जो बात करें फैमिली की, या नीचे आने पर टेलुरियम की बात करें तो +4 और +6 में से आपको ज्यादा स्टेबल कौन सी बोलनी है? नीचे आते आते पोलोनियम में +4। क्यों? क्योंकि नीचे आने पर +4, +6 दो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी इसकी कॉमन। बाकी एलिमेंट +2, +4, +6 भी शो करते हैं, लेकिन जनरली ज्यादा कौन सी करते हैं? +4, +6। +4, +6 में से नीचे आने पर कौन सी ज्यादा स्टेबल है? +4, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, या ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, या ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। तीनों एक ही बात है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन +4 और +6 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो गई। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती है उसमें भी अगर आपसे कंपाउंड की बात करें कि कोई एक ऐसा कंपाउंड है जो +4 वाला है और एक +6 वाला है, तो मोर कोवेलेंट कौन सा होगा बताओ? तो आपका बोलेगा कि मोर कोवेलेंट जो है वो कौन सा होगा? +6 वाला, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ेगा। आयनिक बॉन्ड में पढ़ाया था अगर याद हो तो। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ेगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा कोवेलेंट होगा। तो कभी भी अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप आसानी से बता देंगे कि मोर कोवेलेंट कौन होगा, तो आप बोलोगे मोर कोवेलेंट होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे, ऐसे ही बना दिया मैंने हाइपोथेटिकल, विच इज मोर कोवेलेंट, बोलो? MCl4, क्योंकि ये +2 ये +4। ठीक है, एक और फंडा होता है इसमें, विच इज मोर वोलेटाइल। मोर वोलेटाइल कौन हुआ इन दोनों में से? अगर ये सवाल आ गया तो मोर वोलेटाइल वो होंगे जो कोवेलेंट होंगे, क्योंकि कोवेलेंट में आयनिक से अट्रैक्शन थोड़ा कम रहता है, तो कम रहेगा इसलिए ज्यादा वोलेटाइल होंगे। तो आपसे पूछेगा मोर वोलेटाइल कौन है, इस तरह के सवाल आ जाते तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो भी आसानी से दे सकते हैं आप आंसर। कौन होगा इसमें से मोर वोलेटाइल, बताओ? क्लियर? तो ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। कौन ज़्यादा जो है वो नीचे आने पर +4 ज़्यादा स्टेबल करेगा, प्लस आपका मोर कोवेलेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला शो करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हाँ तो बोल दो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं 16th ग्रुप में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको समझ में आ गया। इसके लिए आप इनर्ट पेयर इफेक्ट भी पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाता है। अब इसके बाद हम जब बात करेंगे तो एक चीज़ बताओ
कि अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की भी निकालनी हो, जैसे मान लो SO3 की निकालनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा -2 ही लेनी है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की। कभी कंफ्यूजन मत लाना कि -1 ले या -2 ले। क्या बोला जल्दी बताओ? कभी कंफ्यूजन मत लाना कि -1 ले या -2 ले। आपको किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो कितनी मान के निकालेंगे इसकी, जल्दी बताओ? -2 लेके ही, तो इसका ऊपर कितना आ जाएगा अपने आप ही +6। तो कंफ्यूजन तो नहीं आएगा ना? हाँ तो बोल दिया करो यार। ठीक, चलो इसके बाद आती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन्स। अब ये जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्शन विद हाइड्रोजन बात करें तो EH2 इस तरह का कोई कंपाउंड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ। और नीचे आने पर अगर अपन बात करें तो देखो हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनेंगे वो कंपाउंड आपके कैसे होंगे, अगर मैं बात करूं तो H2O हो जाएगा, H2SE, H2TE। अब मुझे एक बात बताओ कि नीचे आने पर जो है वो साइज बढ़ेगा या छोटा होगा? तो आप बोलेंगे डाउन द ग्रुप साइज जो होगा बड़ा होगा। साइज अगर बड़ा होगा तो एक सवाल आएगा थर्मल स्टेबिलिटी, TS मतलब होता है थर्मल स्टेबिलिटी। साइज अगर बड़ा होगा तो पूछेगा थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी। तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किस, सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी किसकी है? पहले तो ये बताओ, सबसे जल्दी बोलो, सबसे लीस्ट स्टेबल। सवाल ऐसे बना देते हैं यार ये लोग। आपसे बोलेगा इनमें से लीस्ट स्टेबल कौन है? लीस्ट स्टेबल ये, क्योंकि नीचे आने पर साइज बड़ा होगा, और अगर साइज अगर बड़ा होगा तो आप सोच सकते हैं इसको तोड़ना आसान होगा बॉन्ड को। साइज अगर बड़ा होगा तो इसके बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। तो सबसे लीस्ट स्टेबल जो होगा इनमें से वो होगा H2TE। अब आप दिमाग लगाओ, क्या पहली चीज कि H2O को छोड़ दो, अगर नीचे आने पर अगर थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है? कम, तो आसानी से टूटेगा बॉन्ड, इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा। हाइड्रोजन अगर जल्दी टूट रहा है, निकल रहा है, तो ये क्या होंगे? अच्छे। नीचे आने पर क्या होंगे? अच्छे। बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन देने की कैपेसिटी इनमें से, हाँ या ना? दूसरी बात, इसको छोड़ दो, ये तो न्यूट्रल होता है, बाकी जो है वो एसिडिक होते हैं सारे के सारे, ये सब एसिड्स हैं। आप बोलते हो हाइड्रोजन गैस कैसी है? एसिड। ठीक है, तो हाइड्राइड्स के बारे में क्या क्या समझ में आया? पहला कि ये सारे के सारे एसिड्स होते हैं एक्सेप्ट H2O। दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और नीचे आने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। तीसरा, नीचे आने पर जो है वो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी घटती है। क्लियर? इसके बाद ऑक्साइड्स। अगर मैं ऑक्साइड्स की बात करूं तो ये जो है वो दो टाइप के जनरली ऑक्साइड्स बनाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं आपका XO2 और XO3, और दोनों टाइप के जो ऑक्साइड्स होंगे वो आपके क्या होंगे? क्या होंगे? वो आपके एसिडिक होंगे। ठीक, अब अगर हम बात करें जैसे ओजोन, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड होगा एक तरह से तो O3 होगा, ये आपका SO2 होगा, आया ना? ठीक, तो अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं तो SO2 रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और नीचे आने पर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की जो पावर है वो कम हो जाती है। ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होती है एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होती है। ठीक है, बट जो TiO2 होता है वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यानी कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको छोड़ो अभी। ठीक है ना, ये गैस है, ये भी गैस है। ठीक है, ये गैस है, ये भी गैस है, ये आपका सॉलिड हो जाता है। तो अगर आपसे बात करें फिजिकल स्टेट ऑफ ऑक्साइड की, तो आप बोलेंगे कि ओजोन गैस होती है, SO2 गैस होती है, लेकिन SeO2 जो है वो कैसी होने लग जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं TiO2 की, और रिड्यूसिंग पावर नीचे आने पर क्या होने लग रही है? कम, और TiO2 तक आते आते क्या हो जाता है? वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, ये आपके ऑक्सीजन से रिलेटेड रिएक्शंस हो गए। हैलाइड, दो टाइप के हैलाइड्स बनते हैं। एक आपका बनेगा कैसा बताओ? अगर मैं बात करूं तो जैसे SF2 बना देगा, SF4 बना देगा और SF6 बना देगा। लेकिन हैलाइड्स की जब हम बात करते हैं तो हैलाइड्स में हेक्सा हैलाइड जो होते हैं, ये वाले हेक्सा हैलाइड, ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही बन सकते हैं। फ्लोरीन के अलावा हेक्सा हैलाइड्स नहीं बना सकते, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप आ जाएंगे हैलाइड्स में, जैसे Cl आ गया, Br आ गया, I आ गया, तो वो कभी भी, बोलो हाँ,
अब मैं हैलाइड की बात कर रहा था, दोबारा सुनना। हैलाइड, ये हैलाइड बन सकते हैं। हैलाइड में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हेक्सा हैलाइड। हेक्सा हैलाइड की जब हम बात करते हैं तो हेक्सा हैलाइड्स के अंदर ध्यान से सुनना, ठीक है। जब आप शीट पढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स के बारे में लिखा होगा ऐसे। इस लाइन का एक मतलब है, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड मतलब स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स ऑफ 16th ग्रुप, यानी कि 16th ग्रुप के अगर हैलाइड फ्लोराइड से बने हैं, किससे बने हैं बोलो, फ्लोराइड से, तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे। क्लोराइड से बने तो बहुत कम, इससे कम और इससे सबसे कम। ये आपस में हैलाइड की स्टेबिलिटी नहीं बताई है मैंने कि FClBr की स्टेबिलिटी है, मैंने किसकी स्टेबिलिटी लिखी है ये बताओ, कि 16th ग्रुप के हैलाइड्स की स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फ्लोराइड के साथ। और अगर आप हेक्सा फ्लोराइड की बात करते हो तो ओनली फ्लोरीन के साथ, क्योंकि अगर बड़े बड़े ग्रुप आ गए तो ये वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। SCl6, SBr6 और Si6 डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। और हेक्सा हैलाइड में भी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, वो होता है SeF6, ठीक है। हाँ या ना, क्लियर सबको। अब अगर मैं टेट्राफ्लोराइड की बात करूं, ये तो हो गया हेक्सा फ्लोराइड, तो जरा बताओ SF4 क्या होता है, SeF4 क्या होता है, TeF4 क्या होता है, इनकी स्टेट्स बताओ कैसे कैसे होते हैं, ये गैस सॉलिड लिक्विड क्या होते हैं, जल्दी बताओ। हाँ सिंपल है, गैस हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक। अब अगर आप इनका हाइब्रिडेशन निकालें तो SF4 का हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो सल्फर पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 + 1 टोटल कितना हुआ 5 होगा, तो क्या आएगा इसका हाइब्रिडेशन sp3d, और sp3d अगर होगा तो ये होगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन, TBP ज्योमेट्री, क्या कहते हैं, TBP, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, क्लियर। तो ये आपकी सारे टेट्राहेलाइड्स की ज्योमेट्री होती है। अब टेट्राहेलाइड के बाद जब डाई हेलाइड्स की बात करते हैं अपन, तो डाई हेलाइड जो होते हैं वो सभी बनाते हैं एक्सेप्ट सेलिनियम। सेलिनियम डाई हेलाइड्स नहीं बनाएगा, क्या बोला जल्दी बताओ, सेलिनियम डाई हेलाइड्स नहीं बनाएगा, ठीक है। सल्फर बना सकता है, और सल्फर की एक खास बात थी अगर याद हो तो, कि इस डाई हेलाइड की 2 स्ट्रक्चर्स हुआ करती थी, एक ये और एक ये। बाकी सल्फर के अगर HCl2 की बात करें तो ये भी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है सबकी, ये H2O2 की तरह ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी भी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन एक स्ट्रक्चर और होती है ऐसी। अब अगर आप बात करो, सॉरी, मैं 1 मिनट इसकी बात कर रहा हूं एक्चुअली, ठीक है। कंटिन्यू, मैं फिर से बोल रहा हूं मैंने क्या पढ़ाया। मैंने कहा डाई हेलाइड्स हैं, डाई हेलाइड पाए जाते हैं। डाई हेलाइड सिर्फ एक नहीं बनाएगा, सेलिनियम, लेकिन सेलिनियम कौन सा बनाएगा, डाइमेरिक मोनोहेलाइड। डाइमेरिक मोनोहेलाइड डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है अगर हीट करते हैं तो, और वो SeCl4 में टूट जाता है, ठीक है। ये आपका हेलाइड से रिएक्शंस कंप्लीट। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं। चलिए, ऑक्सीजन की बात चल रही है, तो ऑक्सीजन कैसे बनाई जा सकती है, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो पहला, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, जैसे ऑक्सीजन के जो कंपाउंड होते हैं, लाइक आपके नाइट्रेट ले लो, ठीक है। आप जो है वो नाइट्रेट के अलावा आपके जो है वो परक्लोरेट ले लो, ठीक है। नाइट्रेट हो गया, परक्लोरेट हो गया, और भी बहुत सारे कंपाउंड है, उन सबको हीट कर दो अगर आप, तो तुरंत आपके पास क्या बन जाएगा, O2। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन अगर हम करते हैं KClO3 का MnO2 की प्रेजेंस में, तो आपका KCl+O2 बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपने इनका डिकम्पोजिशन करा दिया तब ये बन जाएगा। इसी तरह से कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मैंने पढ़ाया भी था, याद करो। तो नीचे आने पर
उनकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम होती है। तो अगर ऐसे ऑक्साइड्स को भी आप हीट कर दें तो भी आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ हायर ऑक्साइड्स होते हैं जैसे जिनमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, Pb3O4 हो गया या Pb2O3 हो गया, अगर आप इनको हीट कर दे तब भी आपके पास क्या बन जाएगा, PbO2, ठीक है। तो जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं अगर इनको भी हीट कर दे तब भी आपके पास जो है वो ये बन जाएगा, हाँ या ना। तो ऑक्सीजन बनाने के दो मेथड हो गए। तीसरा H2O2, ये रूम टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है। तो अगर आप H2O2 लेते हैं और H2O2 में फाइनली डिवाइडेड मेटल, कोई भी मेटल आ जाए उससे भी ये डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, या सनलाइट आ जाए उससे भी डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होकर के ये तुरंत H2O प्लस O2 में चला जाएगा। तो ये O2 बनाने के 3 मेथड हो गए नॉर्मल। चौथा, अगर लार्ज स्केल पे बनाना हो, ये तो लैब में बनाने के तरीके थे, लार्ज स्केल पर अगर ऑक्सीजन को बनाना है आपको, तो लार्ज स्केल पे ऑक्सीजन बनाने के लिए आपको जो एयर होती है या जो वाटर होता है उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ेगा। आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो कैथोड पर H2 बन जाती है और एनोड पर O2 बन जाएगी। तो लार्ज स्केल पर भी आप इसको बना सकते हैं, हाँ या ना, पक्का। अब देखो आगे, क्लियर। तो ये ऑक्सीजन बनाने के तरीके। अब ऑक्सीजन को अपन को किसमें बनाना है, इंडस्ट्रियल स्केल पे। जरा बताओ इंडस्ट्रियल स्केल पर कैसे बनाते हैं, सोचो। इंडस्ट्रियल स्केल पर ऑक्सीजन अगर बनानी है तो कैसे बनाएंगे हम, ये तो अभी मैंने किसमें बताई, लार्ज स्केल पे। मैं बताता हूं, देखो एयर जो होती है ना, उस एयर का आपको क्या करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना होता है, ठीक है। एयर जो होती है उसको अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से पहले उस एयर में से आपको CO2 बाहर निकालनी है, प्लस जो वेपर होती है वाटर वेपर्स, यानी पहले एयर ले लो, उस एयर में से वाटर वेपर और CO2 को बाहर निकाल लो। वाटर वेपर और CO2 को बाहर निकालने के बाद आपके पास जो एयर बची है उस एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से N2 जो है वो पहले हट जाती है और जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो आपका O2 का होता है। तो O2 को अगर लार्ज स्केल पे बनाना है तो एयर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके बनाया जा सकता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप प्योर O2 किस पे बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पर, ठीक। तो ये O2 की बात हो गई। अब O2 की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो O2 की प्रॉपर्टी की बात अगर अपन करते हैं तो O2 आपको पता है कैसी होती है, कलरलेस गैस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, और खास बात है O2 लेकिन क्या होती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होती है और पैरामैग्नेटिक होती है। और ये MOT से पता चलता है अगर याद हो तो, इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, याद आया, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 के पास, आया ना, बोलो बोलो, ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए O2 कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक, क्लियर। और अभी बताया भी था मैंने कि O2 जो है उसके आइसोटॉप्स की अगर हम बात करें तो O2 के आइसोटॉप्स ये होते हैं 16, 17, 18, और उसमें से ये वाला जो होता है वो क्या होता है, आया ना, ये रेडियो एक्टिव होता है आपका, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, सिंपल है, बोलो। तो O2 की बात अगर अपन करें, गैस की बात चल रही है ना, तो गैस समझ में आ गई O2 की, कि O2 जो है वो आपकी ऐसी कलरलेस गैस होती है, O2 या पैरामैग्नेटिक होती है। O2 का जो है वो आपके पास क्या होता है, बोलो, 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। अब बात आती है जो O2 है उस ऑक्सीजन के कंपाउंड की बात करें अगर अपन, और रिएक्शंस की बात करें, तो रिएक्शन जो होती है वो ऑक्सीजन सबसे कर सकती है, लाइक मेटल से कर ली, नॉन मेटल से भी कर सकती है, ठीक है, कंपाउंड से भी कर सकती है। तो ये काफी सारी रिएक्शन शो कर देती है। इसी तरह से जैसे अगर मैं कैल्शियम से कराऊं O2 की तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देगी, ठीक है। अगर मैं आपके फास्फोरस की कराऊं तो P2O5 बना देगी। अगर मैं एल्यूमिनियम से कराऊं तो L2O3 बना देगी। कार्बन से कराऊं तो CO2 बना देगी। ZnS से कराऊं तो आपके पास ZnSO4 प्लस SO2 बना देगी। इसी तरह से अगर मैं CH4 से कराऊं तो CO2 प्लस H2O बना देगी। तो ये ऑक्सीजन जो होती है वो कई एलिमेंट से भी रिएक्ट कर सकती है, मेटल से, नॉन मेटल से और कंपाउंड से भी रिएक्ट कर सकती है। तो इस तरह से आपकी जो ये ऑक्सीजन है वो रिएक्शन शो करती हैं। क्लियर सबको? तो ऑक्सीजन की रिएक्शंस भी आ गई। लेकिन कभी कभी क्या करती है ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट
नहीं करती तो उस कंडीशन में आपको कैटेलिस्ट यूज करना होता है। तो यानी कैटेलिटिक प्रोडक्ट भी बन सकता है इसका। जैसे मान लीजिए आपको याद हो तो SO2 की रिएक्शन O2 से कराते हैं अगर अपन, तो वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यूज करते हैं जिससे कि SO3 बनता है, HCl+O2, और इससे CuCl2 करते हैं, याद करो CuCl2। ये रिएक्शन बताओ क्या बनेगा इससे, जल्दी बताओ, इसका प्रोडक्ट बताओ। ZnS+O2 से क्या बनेगा, ZnO+O2, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रही है, सल्फर नहीं, ठीक है ना। हाँ ये बताओ फटाफट इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। Cl2, वेरी गुड, कईयों ने गलत बोला। अरे Cl2 याद करो, डेकन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस है, डेकन। ये वापस पूछूंगा मैं हेलोजन जब पढ़ाऊंगा, हेलोजन में प्रिपरेशन ऑफ Cl2 आएगा, वहां डेकन प्रोसेस आएगा, डेकन प्रोसेस के अंदर इस रिएक्शन को दोबारा पूछा जाएगा और वहां पर कैटलिस्ट कौन है इस बात पे भी फोकस कराया जाएगा, क्योंकि इस कैटलिस्ट से कई बार सवाल आएगा जो आपसे गलत हो जाएगा, इसलिए CuCl2 को भी याद किया जाएगा कि डेकन प्रोसेस से Cl2 का प्रोडक्शन किया जाएगा और उसका कैटलिस्ट कॉपर क्लोराइड आएगा। अगर ये याद हो जाएगा तो एक सवाल आपका आसानी से आईटी में सही हो जाएगा। क्लियर। तो ये रिएक्शंस होती हैं और ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देती है। इसके बाद आते हैं इसके ऑक्साइड्स। वैसे तो ऑक्साइड होते क्या है, बहुत सिंपल है, किसी भी एलिमेंट से जब ऑक्सीजन रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड बनाती है तो उस कंपाउंड को ऑक्साइड कहा जाता है। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, आफ्टर रिएक्टिंग विद एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्साइड। क्लियर। तो जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, ये समझ में आया, आया ना, अरे बोल तो दो। ओके, तो ये आपका ऑक्साइड होगा। क्लियर सबको। अब ऑक्साइड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल ऑक्साइड और एक होता है आपका मिक्स्ड ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड की बात करें अगर तो सिंपल ऑक्साइड जैसे लाइक CO2 आ गया, ठीक है, SO2 आ गया, SO3 आ गया, ये सारे सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं। लेकिन मिक्स ऑक्साइड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे PbO3 आ गया, PbO4 जो होता है वो PbO और PbO2 से मिलकर बनाता है 2:1। इसी तरह से Fe3O4 आ गया, ये बना होता है FeO प्लस Fe2O3 से मिलकर बना होता है। अच्छा एक खास बात, जेई एडवांस में एक सवाल आया था कि Fe3O4 में जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो आपको ये याद होना चाहिए था कि भैया Fe3O4 में FeO होता है, Fe2O3 होता है, FeO की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 होती है। तो Fe3O4 में जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 होती है, बाइनरी कंपाउंड मतलब। अब जो सिंपल ऑक्साइड्स की बात करें तो सिंपल ऑक्साइड जो होते हैं हमारे पास वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है एसिडिक, ठीक है, एक होता है आपका बेसिक और एक होता है आपका एम्फोटेरिक। तो जो आपके दोबारा बोलो सिंपल ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, जल्दी बताओ। सिंपल करते हैं, हमारे जो ऑक्साइड्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल ऑक्साइड जो होते हैं, एक होता है एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। एसिडिक वो होते हैं जो पानी में जाकर के एसिड बनाते हैं, ठीक है, जो पानी में जाकर के क्या बनाएंगे, एसिड। जनरली जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक। बट अगर कोई मेटल है और उस मेटल का हायर चार्ज है उसके ऊपर तो भी वो एसिडिक होता है। जैसे V2O5 जनरली एसिडिक होता है, ठीक है, Mn2O7 एसिडिक होता है, CrO3 एसिडिक होता है। तो ये मेटल के वो ऑक्साइड्स हैं जिनमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कई गुना ज्यादा है, तो उस कंडीशन में वो कैसा हो जाता है, बोलो एसिडिक। बेसिक वो होते हैं जैसे मेटल के ऑक्साइड, जनरली S ब्लॉक मेटल जो होते हैं उनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक, ठीक है, और बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं पानी में जाकर के बेस बनाते हैं, ठीक। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं। दोबारा बोलो, एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी LCl3 को या L2O3 को, सॉरी, इसमें डाल दिया तो ये रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके H2O6 +3 3Cl- बना देगा। यानी इसने किससे रिएक्ट किया, एसिड से। और ये किससे कर दिया इसने, बेस से, ठीक है।
तो ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए कैसा हो गया ये एम्फोटेरिक। ठीक, तो ये आपके एम्फोटेरिक हो गए। तो हमारे पास सिंपल ऑक्साइड्स 3 तरह के हो गए। क्लियर सबको? अब आता है आपका ओजोन। ओजोन से सवाल जरूर आता है भाई 16 ग्रुप के अंदर। क्या बोला जल्दी बताओ, क्या बोला मैंने, बताओ। V2O5 एम्फोटेरिक है और एम्फोटेरिक में एसिडिक ऑक्साइड है वो। मतलब आपको जब मैं डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो मैंने बताया था कि V2O5 एसिडिक एम्फोटेरिक होता है, यानी कि उसमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है एम्फोटेरिक वाले नेचर से। मतलब एम्फोटेरिक वो होता है इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। एसिडिक और बेसिक दोनों होने पर बराबर तो होते नहीं है, कोई एक ज्यादा कोई एक कम। तो कैसा वाला ज्यादा होगा उसमें? एसिडिक कैरेक्टर वाला कैरेक्टर ज्यादा होगा बेसिक से, तो इसलिए उसको एसिडिक बोला जा रहा है हल्का सा। ठीक है, यानी वो एसिडिक के पास जा रहा है, इसलिए मैंने लिखा था वहां पे। ठीक है, और लिख के मिटा भी दिया था क्योंकि मुझे पता था कि एम्फोटेरिक में डाउट आएगा आपको भी। ये क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा था ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, पहली चीज। दूसरी चीज, ओजोन जो होती है उसका डिप्लेशन कैसे होता है कि जो ओजोन लेयर होती है वो आपको पता अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है, यहाँ जमीन पे आने से, अर्थ क्रस्ट पे आने से रोक देती है, जिससे कि हम बचे रहते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उसमें मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड, वो जब निकलता है तो वो ऊपर जाता है और वो ओजोन से रिएक्ट कर लेता है, और ओजोन से रिएक्ट करके NO2 बनाता है, जिससे कि ओजोन की जो लेयर है वहां से ओजोन निकल रहा है, तो ओजोन की लेयर में छेद हो रहा है, तो ओजोन की लेयर डिप्लेट हो रही है। तो अगर सवाल आता है कि ऐसा कौन सा ऑक्साइड है नाइट्रोजन का जो ओजोन लेयर डिप्लेट करता है, तो आंसर क्या देंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सा देंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड डिप्लेट हो रही है ये। ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड के अलावा अब एक और खास बात होती है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा कहां से? नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं बेसिकली इसको, NO। ये निकलता है जो सुपरसोनिक जेट जो हम भेजते हैं ऊपर, उनसे जो निकलने वाला धुआं होता है, उस धुएं के अंदर जो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट मटेरियल जो होता है, वो उस एग्जॉस्ट मटेरियल में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ओजोन से रिएक्ट करता है। दूसरा जो फ्रेऑन्स निकलते हैं, फ्रेऑन्स होते हैं जनरली जो हमारे एरोसोल्स होते हैं प्रोडक्ट, उनमें प्लस रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जो गैस है उसमें, तो यहाँ से निकलने वाले जो फ्रेऑन्स होते हैं वो फ्रेऑन भी रिएक्ट करके ऑक्सीजन ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहे हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा कि कौन कौन से कंपाउंड है जो डिप्लेट करते हैं, तो पहला नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा आप देंगे फ्रेऑन्स। अगर आगे डिटेल में पूछता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, तो आप बोलोगे नाइट्रिक ऑक्साइड सुपरसोनिक जेट से जो धुआं निकलता है या जो एग्जॉस्ट निकलता है उसमें पाया जाता है। और अगर फ्रेऑन्स के लिए पूछे तो क्या बोलेंगे? एरोसोल जो होते हैं प्रोडक्ट उनमें, प्लस जो रेफ्रिजरेंट गैस होती है उसके अंदर मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। प्रिपरेशन ऑफ ओजोन की जब बात करते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ ओजोन कैसे करते हैं कि जब स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ एयर को हम साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज में से पास करते हैं, तो उस कंडीशन में जो है वो कुछ ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट होने लगती है। ठीक है, और उसे करीब करीब 10% जो होती है ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है, और उसे हम ओजोनाइड ऑक्सीजन कहते हैं, क्योंकि 90% तो ऑक्सीजन है और 10% ओजोन है, तो उस ऑक्सीजन का नाम क्या पड़ गया? ओजोनाइड ऑक्सीजन। दोबारा से बोल रहा हूं, स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ एयर जब हम पास करते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में से, तब 10%, ठीक है, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है ओजोन में, और उसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? ओजोनाइड। क्लियर? क्लियर? हाँ या ना? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्लियर सबको? अब आगे की बात करते हैं। हाँ या ना? सिंपल है। अब देखो, तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से जब पास करते हैं तो आपके ओजोन बनती है, और वो जो ओजोन होती है उसको हम फिर बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, अब अगर आप चाहो तो एक और तरीका होता है। अच्छा, एक सवाल पूछेगा कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम यूज क्यों करते हैं? तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में क्या होता है कि ज्यादा एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि जो ओजोन होता है, अगर आप इस ओजोन का देखेंगे तो रिएक्शन जो बनी थी अभी 3O2 एरो 2O3, इसके अंदर जो डेल्टा H है वो 298 केल्विन पर, वो है आपका 146 किलोजूल पर मोल पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव ले रहे हो आप,
तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है। तो पहला सवाल ही पूछेगा आपसे कि ये रिएक्शन जो है वो कैसी है, एंडोथर्मिक। क्लियर। अब अगर आपने साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं लिया तो आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। टेम्परेचर अगर हाई हो गया तो वो डिकम्पोज कर देगा इस ओजोन को। तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लेने का मतलब है ऐसा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जिसमें टेम्परेचर कम रहेगा, जहां पर ये डिकम्पोजिशन इसका पॉसिबल नहीं हो रहा, वरना ये पॉसिबल हो जाएगा डिकम्पोजिशन। इसलिए हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लेते हैं। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब समझ में आया, टेम्परेचर जहां हाई ना हो वैसा वाला इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ले रहे हैं अपन। ठीक है, हाँ या ना। तो दूसरा एक मेथड होता है F2। अगर मैं F2 की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा तो HF+O2 बनेगा। और अगर मैं F2 की यहाँ पे ज्यादा ले लिया मैंने, मान लो 2 ले लिया, लेकिन यहाँ ज्यादा ले लिया, यहाँ एक्सेस में ले लिया वाटर, तो फिर उस कंडीशन में HF+O2 आ जाएगा, सॉरी O3 आ जाएगा। तो ये जो आपका बना मिक्सचर फिर से ओजोनाइड ऑक्सीजन हो गई, फिर से क्या हो गई, ओजोनाइड ऑक्सीजन। और ये ओजोनाइड ऑक्सीजन जो है उसमें से फिर से अपन क्या करेंगे, इस ओजोनाइड ऑक्सीजन को स्पाइरल ट्यूब में से पास करेंगे, जिसको हम कूल कर रहे हैं। ठीक है, कूल एयर कूल्ड करके रखते हैं उसको, ट्यूब को। तो कूल्ड में से क्या करते हैं, जब पास करेंगे इस ओजोनाइड एयर को तो ओजोन का कंडेंसेशन हो जाएगा और ओजोन हमें अलग मिल जाएगी, एयर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ओजोन बाहर आ जाएगी आपके पास। क्लियर। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला, ओजोन जो होती है वो कैसी गैस है, जरा बताओ फटाफट। इसका गैस स्टेट में कैसा कलर है, लिक्विड में कैसा है और सॉलिड में कैसा है, जल्दी बोलो। यस, आपको याद होगा कि ओजोन जो होती है वो पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड और वॉयलेट ब्लैक सॉलिड होता है। ठीक है, वापस से बोल रहा हूं, ये जेईई मेंस में आया था ये सवाल, इंपॉर्टेंट है, दोबारा से बोलना। पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड और वॉयलेट ब्लैक सॉलिड होता है। अच्छा, दूसरी बात, ये डायामैग्नेटिक होती है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ऐसा आएगा। इसमें बच्चे फंस जाते हैं यार। पहली बात ये याद रखना कि O3 में 3 मॉलिक्यूल है, 3 एटम है, सॉरी, और अगर 3 एटम है तो MOT नहीं लगेगा, इसलिए कभी भी इसका आंसर MOT से मत देने की कोशिश करना। क्या बोला, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी, क्या बोला? हाँ, इसका कभी भी जल्दी बोलो, किससे आंसर देने की कोशिश मत करना, MOT से। ये VBD से आएगा। तो देखो आप कैसे दिख रही है, डायामैग्नेटिक। तो ओजोन डायामैग्नेटिक होती है, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, फिशी स्मेल होती है, और स्मॉल अमाउंट में अगर ये है तो इसकी जो स्मॉल अमाउंट कंसंट्रेशन है वो हार्मलेस होती है, वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने, स्मॉल अमाउंट में अगर ये है तो हार्मलेस होती है, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्या बोला बताओ, क्या हार्म नहीं करेगी। तो 3 प्रॉपर्टी आपको जनरली याद हुई। पहला, डार्क पेल ब्लू गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड है, वॉयलेट ब्लैक सॉलिड है, डायामैग्नेटिक होती है। ठीक है, इसके बाद आपने बात करी कि ये टॉक्सिक नहीं होती अगर लो कंसंट्रेशन में, लेकिन सॉरी हार्मफुल नहीं होती है अगर लो कंसंट्रेशन में, और ये टॉक्सिक होती है। और टॉक्सिक भी किससे, KCN से ज्यादा टॉक्सिक है। क्या बोला मैंने, बताओ, KCN से ज्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, अब अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, क्या बोला मैंने, बताओ, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया अगर आपने इसका, तो फिर ये आपके जो है वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है इसकी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाए तो, जिसकी वजह से हेडेक और नॉइजा यानी जी मचलाना होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है इसकी कि टॉक्सिक होती है, इनफ टॉक्सिक है, मोर देन KCN है। और अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में ये क्या करती है, इसके ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है, जिसकी वजह से हमारा हेडेक होने लगता है और नॉइजा यानी कि आपका जी मचलाना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर सबको? तो ये ओजोन की बात हुई। ठीक, अब ओजोन की बात करते हैं तो स्मेल अभी बताई मैंने कैसी होती है, फिशी स्मेल है। कैसी स्मेल है, फिशी स्मेल। अब प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं अपन इसके अंदर आगे। तो इस ओजोन जो होती है वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बोल दिया मैंने, बताओ, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आफ्टर फ्लोरीन। ठीक है, और इसका जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो होता है 2.07। सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट नंबर का होता है F2, सेकंड नंबर का ओजोन होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्योंकि ये रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के दौरान नेसेंट ऑक्सीजन देती है,
नेसेंट ऑक्सीजन देने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। और हाँ, एक और बात, स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट भी होती है ये। क्या बोला मैंने, बताओ? स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट भी होती है ये। क्या बोला, जल्दी बताओ। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है तो इस वजह से ये क्या करती है कि कोई भी लेड सल्फाइड जैसे है अगर, तो उसको भी लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देती है। तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाली कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको आनी चाहिए। जैसे मेटल सल्फाइड अगर है तो उसको कहाँ ले जाएगा, मेटल सल्फेट में। क्लियर? अगर मान लो NaNO2 है, Na2SO3 है, NaSO3 है, ठीक है, और इन सब की ओजोन से रिएक्शन कराओ अगर, तो आपके NaNO3 में ले जाएगा प्लस O2 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं O3 की करा दूं तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस O2 बन जाएगा। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो Na2SO4 प्लस O2 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं एलिमेंट से रिएक्शन करा दूं तो उस एलिमेंट को ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देगा। एलिमेंट से कराऊंगा तो कहां भेज देगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड में। इक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड, कौन सा एसिड, इक। हेलोजन के केस में फिर से बोल रहा हूं, इक एसिड जो होता है +5 वाला होता है। हेलोजन के केस में इक जो होता है वो कौन सा होता है, जैसे मैंने आपको ये दिया, इसकी रिएक्शन इससे कराई तो क्या बनेगा, H3PO4 प्लस O2। सल्फर की कराएंगे तो क्या बनेगा, H2SO4 प्लस O2। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा ओजोन से तो क्या बनेगा, H3SO4 प्लस O2। ठीक है, अगर मैं कार्बन की रिएक्शन करा दूंगा तो कार्बन में क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस O2। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटिंग एजेंट है और ये नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक, अब अगर मान लीजिए मैंने आयोडीन से रिएक्शन कराई इसकी, और आयोडीन जो है वो कैसी है, मॉइस्ट, तो आपके बनेगा HiO3। और अगर आपके जो है वो I2 वो है ड्राई, तो आपके बनेगा आपका I4O9। क्या बनेगा, I4O9। मतलब जैसे अगर I2 से रिएक्शन कराएं अपन और ये देखो आप मॉइस्ट हो गया ना, वाटर आ गया, तब आपको प्रोडक्ट क्या बनना है यहाँ पर, HiO3। इसका नाम है आयोडिक एसिड। क्या नाम है, आयोडिक एसिड। और अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी, I2, यहां पर अब की बार मैं नहीं ले रहा हूं H2O3 की रिएक्शन नहीं, तो क्या बनेगा यहां पर I4O9। आपसे पूछा इसका कलर और इसका कलर बताओ, I4O9 का कलर बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, ये येलो कलर का होता है, वो कलरलेस है। वो कलरलेस है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब रिएक्शन की बात कर रहे थे अपन, तो अगर मान लो यहां पर रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, K4FeCN6 से। ठीक है, K2MnO4 से। तो आप बताओ, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन है प्लस पानी ले लो, प्लस पानी, एक्वस मीडियम में करा रहे हैं, तो ये तो ओजोन इसको ऑक्सीडाइज करेगी, तो क्या बनाएगा ये तो KMnO4। पानी में K प्लस गया तो KOH बन जाएगा, और साथ में जो है वो O2 फ्री हो जाएगी। यहां पर भी देखो आप, ये +2 है, ओजोन इसको ले जाएगा K3 में, तो K3FeCN6, एक K फ्री हो गया यहां से, ये एक K फ्री हो गया, पानी में गया तो KOH बनाएगा प्लस O2। अब एक सवाल आया था कि जब इसकी रिएक्शन ओजोन से कराए जाते हैं एक्वस मीडियम में तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, तो आंसर है बेसिक हो जाता है, सॉल्यूशन का पीएच ज्यादा हो जाता है 7 से। क्या सवाल आया था बताओ, कि जब K4FeCN6 की रिएक्शन, क्या बोला, K4FeCN6 की रिएक्शन ओजोन से कराते हैं एक्वस मीडियम में, तो मीडियम जो है उसका पीएच क्या हो जाएगा, आंसर है बेसिक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर KOH बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं Ki से रिएक्शन कराता हूं ओजोन की, ठीक है, तो यहां पर आपके बनता है एसिडिक मीडियम में अगर कराएंगे तो I2, ठीक है, और Ki, HCl ले लें अगर एसिडिक मीडियम है तो KCl प्लस O2 बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर क्या लिया, न्यूट्रल मीडियम लिया, यानी कि एसिडिक मीडियम नहीं लिया, न्यूट्रल लिया, तो यहां क्या बनेगा,
न्यूट्रल लिया तो I माइनस से तो I2 बन जाएगा, और K प्लस 3 होगा जो पानी में है क्योंकि न्यूट्रल ले रहे हैं अपन, तो क्या बनेगा KOH प्लस O2। ये एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि अगर कभी कोई नॉन मेटल अगर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन में आती है, रिएक्ट करती है, तो वहां डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, और डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के बाद आपको याद करो वहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है, ये हेलोजन में वापस आएगा। एक और बार मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा, याद रखना, मैं फिर से आपसे पूछूंगा ओजोन वाली ये रिएक्शन। तो फाइनली जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट ये आएगा क्योंकि ये इससे रिएक्ट करके डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया -1 और +1 में। तो और अगर इसका वापस एसिडिफाई कर दें तो वापस वही रिएक्टेंट आ जाएगा ये वाला। ये आपको मैंने वापस से हेलोजन में आएगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर याद आ रहा हो तो सॉल्ट के अंदर बताया था, पी ब्लॉक में बताया था कि अगर कोई नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में वहां डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, और डिस्प्रोपोर्शनेशन में जितना माइनस में जाएगा उतना ही प्लस में जाएगा। ये माइनस में गया है, ये प्लस में आएगा, ठीक है। ये मैं आगे समझा दूंगा वापस। तो ये रिएक्शन आ जाती है इसकी। अब अगर मैं Hg, एक बात याद रखें, ओजोन जो है वो लूजेस फ्लूइडिटी ऑफ मरकरी, यानी मरकरी जो होता है वो अगर इसको रखें ऐसे तो मरकरी घूमता रहता है। अगर इस मरकरी के ओजोन से रिएक्शन करा देंगे ना, तो ओजोन से रिएक्शन करा के वो प्रेसिपिटेट बना देगा। तो प्रेसिपिटेट बनने के बाद उसकी जो मोबिलिटी है वो घूमना फिरना बंद हो जाएगा, यानी कि लिक्विडिटी यानी लिक्विड बिहेवियर खत्म हो जाएगा उसका, क्योंकि पीपीटी बन गया। इसका नाम देते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। तो यानी यहां पर ये आएगा कि जब मरकरी ओजोन से रिएक्ट करता है तो टेलिंग ऑफ मरकरी लूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। टेलिंग ऑफ मरकरी लूजेस, तो किससे लूजेस होती है? ओजोन से। इसी तरह मरकरी अगर इससे रिएक्ट कराएंगे, मरकरी की सिल्वर की, तो भी बना देगा वो Hg2O + O2। ये रिएक्शंस भी आ गई। ये वाली रिएक्शन कहलाती है कि मरकरी की टेलिंग ऑफ मरकरी जो है वो लूज हो जाता है। क्लियर? अगला, जहां पर भी मैंने रिएक्शन कराई है ना अभी, वो मैंने सिर्फ क्या लिया है? कम ओजोन। जैसे मान लो I2 की बात करें, एक बच्चे ने कमेंट लिखा I2 ओजोन से रिएक्ट करेगा तो आपके क्या बनाएगा? HiO3। लेकिन अगर मैं यहां पर आपका ज्यादा ले लूं एक्सिस में तो बढ़ जाएगा, वो HiO4 बना देगा। क्लियर? जब एक्सिस लिखा हो तो HiO4 बना दो, और एक्सिस नहीं लिखा हो तो HiO3 बना दो। तो टेलिंग ऑफ मरकरी। इसके बाद अगर रिएक्शंस की बात करें तो BaO2 से रिएक्शन कराओ, H2O2 से कराओ, ठीक है, Na2O2 से कराओ, करा के बताओ चलो इनसे रिएक्शन। यस, ये देखो ये -1 है, ओजोन ऑक्सीडाइज करेगा, पहले तो ये देखो ये Ba+2 और O2 -2 में आएगा, ठीक है। O2 -2 में आने का मतलब 1 और ये O2, क्या ये प्रोडक्ट सही बना गया? बस ये बता दो। और यहां पर भी आपका -1 है, H2O + O2, ये प्रोडक्ट सही बना के बता दो। ये प्रोडक्ट सही है क्या ये वाला? बताओ बताओ। ये करेक्ट है, आप पता लगा के लाएंगे अगली क्लास में फिर क्यों है, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। आप पता लगा के बताएंगे कि क्यों, ठीक। अगला, अभी तक जितनी रिएक्शंस अपन ने पढ़ी हैं उन सभी रिएक्शन में O2 साइड प्रोडक्ट में आया था, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें ऑक्सीजन जो है वो पूरा का पूरा ही कंज्यूम हो जाएगा। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने? अभी तक अपन ने जो भी रिएक्शंस पढ़ी वो ऐसी थी जिसके अंदर O2 बन रहा है साइड में, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें सारा का सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है। जैसे SO2, इसकी रिएक्शन अगर कराएं तो SO3 बनेगा, SnCl2 + HCl + O3 की रिएक्शन कराएं तो यहाँ क्या बन जाएगा? SnCl4 + H2O। तो ये ठीक है, सारा का सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया इन दोनों रिएक्शंस में। तो आपसे पूछेगा तो बता देंगे कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती है जिसके अंदर
सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है। तो एक तो SnCl2 के साथ रिएक्शन है और एक SO2 के साथ रिएक्शन है। इसके बाद ओजोन का जो है वो यूज आता है। ये केमिकल रिएक्शन खत्म हो गई ओजोन की। अब आपका यूज आता है और यूज में आपको क्या समझना, पहला स्टरलाइन वाटर, यानी वाटर को स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ओजोन जो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसमें ऑक्सीजन आता है ना, या डबल बॉन्ड का पता लगाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, तो कई केमिकल रिएक्शंस में इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। ठीक है, और जो ओजोन है, इस ओजोन के बारे में आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है कि ये हमारे, समझ गए होंगे आप, जीवन को बचाए रखता है, प्रोटेक्टिव लेयर एनवायरनमेंट में बनाता है, जिससे कि हमारे जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज बाहर नहीं आती हैं। तो ये ओजोन के यूजेस भी हो गए आपके पास। इसके बाद इसके जो एब्जॉर्बर है वो आपको पता होना चाहिए, टर्पेंटाइन ऑयल, क्या बोला मैंने, टर्पेंटाइन ऑयल और ऑयल ऑफ सिनेमॉन, ये इसके लिए एब्जॉर्बर होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल और ऑयल ऑफ सिनेमॉन, तो ये इसके एब्जॉर्बर होते हैं जो इसे एब्जॉर्बर कर लेते हैं। स्टरलाइजिंग, मतलब स्टरलाइजिंग ऑफ वाटर का मीनिंग होता है, बताओ, प्योर करना, वाटर को स्टरलाइज्ड यानी बैक्टीरिया रहित बना देना। ठीक है, ओजोनोलिसिस के अंदर आपको पता ही है डबल बॉन्ड का पता लगाने के लिए जो ओजोन का यूज किया जाता है। तो ये ओजोन आपका कंप्लीट। बाकी नेक्स्ट सन पे आगे पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में आपका 16 खत्म हो जाएगा और 17 अब शायद स्टार्ट